स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं ऑल टीचिंग मेथड्स। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो है उसमें जो ऑल टीचिंग मेथड्स होते हैं कि एक जो टीचर होता है उनको कौन से मेथड को यूज़ करना चाहिए और कौन सा मेथड है जो कि बच्चे के लिए सही होगा। टोटल जो मेथड हैं वो हमारे 20 हैं, लेकिन आज हम 10 को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि समझेंगे इन जो मेथड्स हैं ये मेथड्स के बारे में कि कैसे ये एग्ज़ाम में आते हैं और आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा मेथड है। और देखो एग्ज़ाम में जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पर पूछा जाता है कि कौन सा मेथड बच्चे के लिए सही है और कौन सा मेथड क्या है, देखो उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज का वीडियो का टाइटल है ऑल मेथड्स जो कि टीचिंग के होने वाले हैं। और जैसे कि स्टार्ट करते हैं हमारे स्टोरी टेलिंग मेथड से। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो स्टोरी टेलिंग मेथड है वो क्या होता है। स्टोरी टेलिंग मेथड ये होता है जहाँ पर हम स्टोरी यानी कि कहानी के माध्यम से किसी बच्चे को जो है वो लेसन जो हमारा पाठ होता है, जैसे कि पाठ पुस्तक होती है उसमें लेसन होते हैं, उसको स्टोरी की तरह सुनाते हैं। जैसे कि अगर कोई लेसन है तो उसको मैं स्टोरी के जैसे बच्चे के सामने पेश करूं और वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसे सुनेगा और समझेगा, ना कि वो बोर होगा, वो इंटरेस्ट लेगा उसमें। तो देखो स्टोरी टेलिंग मेथड में आपके जो बच्चा होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें इम्प्रूव होती हैं, तो ध्यान से देखिएगा। जब आप स्टोरी टेलिंग मेथड का यूज़ करते हो तो ये स्टोरी टेलिंग मेथड आपके लिए बिल्कुल ही सही हो जाता है। ये जो मेथड है ये आपके लिए ज़रूरी है। तो देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो चीज़ है वो फोकस होती है। जो फोकस है वो बच्चे का इंक्रीज़ हो जाता है। देखो ध्यान लगाता है जब, तो फोकस इंक्रीज़ होता है। सेकंड जो चीज़ है वो है इमेजिनेशन। बच्चे के अंदर इमेजिनेशन क्रिएट करता है। देखो जब वो स्टोरी सुनता है तो वो मन में ही कोई स्टोरी को क्रिएट करता है, जैसे कि विजुअलाइजेशन करता है। वो सोचने लगता है हाँ ऐसे होगा वैसे होगा। जैसे कि आप अगर आपको ये चीज़ मालूम होगी, सिंपल सी बात है, आपने कभी सोचा ही होगा। आपको कोई मैं स्टोरी के बारे में बता दूं, अभी मैंने आपको एप्पल का नाम लिया, आपने माइंड में एप्पल की तस्वीर सोची है, तो वैसे ही बच्चा इमेजिनेशन करने लगता है। और दूसरी बात और तीसरी बात यह है कि वोकैबुलरी जो है वो बच्चे की जो है वो सही हो जाती है। वोकैबुलरी में जो बच्चा होता है वो, और फोर्थ जो चीज़ है वो हमारी है लीडर के बारे में, जैसे कि ग्रेट लीडर। देखो जब हम स्टोरी को सुनाते हैं बच्चों को तो किसी ग्रेट लीडर या फिर कोई महान साइंटिस्ट है उसके बारे में सुनाते हैं, तो ये चीज़ें सुनकर वो इंटरेस्ट लेते हैं और उनकी तरह बनना चाहते हैं। तो देखो स्टोरी टेलिंग मेथड ये होता है जहाँ पर हम स्टोरी सुनाते हैं, बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, बच्चों की वोकैबुलरी इंप्रूव होती है, बच्चों का फोकस बढ़ता है, बच्चे इमेजिनेशन कर पाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं स्टोरी टेलिंग मेथड में। अगर आपके सामने एग्ज़ाम में कोई भी ऐसी चीज़ आए जहाँ पर आपसे पूछा जाए कि एक स्टोरी टेलिंग मेथड में बच्चे में क्या क्या इंप्रूवमेंट होती हैं, तो जो एग्जामिनर है वो आपके सामने ये ऑप्शन देगा, जहाँ पर एग्जामिनेशन में आपके सामने ये ऑप्शन आएंगे कि इमेजिनेशन या फिर फोकस या फिर उसकी वोकैबुलरी बढ़ती है या फिर ऐसी ऐसी चीज़ें के क्वेश्चन का आंसर आप दे पाओगे अगर आप समझ पाओगे। तो ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि हमारे पास जो है वो टोटल 10 हैं। तो पहले जो थे वो स्टोरी टेलिंग मेथड है। हाँ एक बात और कि जो स्टोरी टेलिंग मेथड है ये एक्टिव है। दोनों चीज़ें होती हैं, एक्टिव जहाँ पर बच्चा एक्टिव होता है, जहाँ पर बच्चा बोर नहीं होता, वो खुद से करता है, तो ये चीज़ होती है। लेकिन जहाँ पर बच्चा पैसिव होता है वो निष्क्रिय अवस्था होती है, जहाँ पर बच्चा एक्टिव नहीं होता, वो बोर होता है और वो किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं देता। तो एक्टिव पैसिव भी आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो है स्टोरी टेलिंग के बाद टेक्स्ट बुक मेथड। अब ये टेक्स्ट बुक मेथड आपका जो है वो आप स्कूल में कई बार यूज़ करते हो। तो जब भी आप यूज़ करते हो तो ये जो मेथड है ये जो मेथड होता है ना ये ओनली टीचर सेंटर्ड और चाइल्ड सेंटर्ड होता है। देखो बात समझना, जो ये स्टोरी टेलिंग मेथड था यहाँ पर आप बच्चे के लिए कर रहे हो,
तो ये एक चाइल्ड सेंटर्ड हो जाता है कि आप बच्चे को ध्यान में रखकर एक लेसन को स्टोरी की तरह सुना रहे हो। लेकिन जब ये टेक्स्ट बुक होता है ना, ये जो टेक्स्ट बुक मेथड होता है ये दोनों को मिक्स करता है। जैसे कि चाइल्ड सेंटर्ड, ये चाइल्ड सेंटर्ड भी होता है और ये टीचर सेंटर्ड भी होता है, दोनों ही इसमें होते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड इसीलिए कि बुक को तैयार करते वक्त वो जो है वो उनको ध्यान में रखते हैं। टीचर सेंटर्ड इसीलिए कि जब ये बुक जो होती है वो टीचर अपने हिसाब से बच्चों को पढ़ाता है। तो देखो ये दोनों ही चीज़ें इसमें होती हैं, चाइल्ड सेंटर्ड और ये टीचर सेंटर्ड भी होता है। तो नॉर्मल सी बात थी, जो टेक्स्ट बुक है वो एक पैसिव, और जहाँ पर अगर टीचर सेंटर भी आ गया तो ये एक्टिव नहीं होगी, ये पैसिव ही होगी, लेकिन हाँ हेल्प करती है आपके क्वेश्चन आंसर को ढूंढने के लिए। जो थर्ड है वो है लेक्चर मेथड। तो आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि वैसे भी अगर आप खुद से इसको रीड करोगे तो यहाँ पर उलझ सकते हो। मैं आपके सामने कुछ पिक्चर्स भी दिखा दूंगा जहाँ पर आप समझ पाएंगे कि क्या कौन सा मेथड कैसे यूज़ होता है। अब ये लेक्चर मेथड है, तो देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको कोई लेक्चर दे रहा हूँ, तो ये एक लेक्चर की तरह ही है। लेक्चर जो मेथड होता है वो काफ़ी समय पहले से चला आ रहा है, जिसको हम ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी समय से है। जब भी से इंसान जैसे कि कोई भी लेक्चर होता है, देखो आप स्कूल में पढ़ते हो, आप कॉलेज में पढ़ते हो, कोई भी क्लास लगाते हो तो वहाँ पर लेक्चर लगता है। तो लेक्चर जो होता है वो एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है, ये ओनली टीचर सेंटर्ड होता है, ओनली ये टीचर सेंटर्ड होता है। यहाँ पर बच्चे को ध्यान में रख के नहीं करा जाता। जब भी ये टीचर सेंटर्ड होता है, जब भी आप कॉलेज में जाते हो तो आप देखते हो कि टीचर जो है वो एक लेक्चर देता है, ब्लैक बोर्ड पर लिखता है, समझाता है। वो ये नहीं ध्यान में रखता कि बच्चे के हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए, वो अपने ध्यान में रखकर कौन सी चीज़ बच्चे के लिए सही है या नहीं है वो अपनी मर्जी से करता है। तो टीचर सेंटर जो होता है वहाँ पर टीचर जो है वो अपने ऊपर ध्यान देता है, वो काम जो करता है वो ये नहीं कि वो बच्चे के लिए ज़रूरी है या नहीं, वो बच्चे की ज़रूरतों को नहीं देखता। तो यहाँ पर ये पैसिव हो जाता है। तो जब टीचर सेंटर्ड की बात आए तो वो पैसिव हो जाता है। तो लेक्चर मेथड जो है वहाँ पर आप सिस्टमेटिक वे, और मेन बात थी कि यहाँ पर क्वेश्चन पुट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो यहाँ पर पुट किए जाएंगे बच्चों से, जो टीचर सेंटर्ड है। क्योंकि देखो जब लेक्चर लिया जाएगा, जब लेक्चर में जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं आपके सामने अभी लेक्चर दे रहा हूँ तो मैं क्वेश्चन पुट करता हूँ, तो ये चीज़ें भी नॉर्मल है। लेक्चर देते वक्त टीचर सेंटर्ड जो टीचर होता है वो लेक्चर देता है तो वो क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो देखो अब इसमें कुछ डीमेरिट्स भी हैं। देखो लेक्चर मेथड है, वैसे एक बात ये है कि ये पैसिव है, ये एक्टिव नहीं है। इसका मैं एक साइड पे लिख देता हूँ पी, यानी कि पी, हाँ आगे से मैं इनके सामने भी, ये एक्टिव है, ये जो है ये एक्टिव और पैसिव है, लेकिन हम पैसिव ही मानेंगे। और ये मेथड जो है ये पैसिव है। यहाँ पर पी और ए के माध्यम से हम समझ सकते हो कौन सा एक्टिव और कौन सा पैसिव है। तो आज का जो समय है वहाँ पर आपको एक्टिव को ही चूज़ करना है। तो जहाँ पर एक्टिव चीज़ आएगी तो वहाँ पर आपको चॉइस मिलेगी कौन सा जो है एक्टिव है, कौन सा पैसिव है। तो आपको वहाँ पर यूज़ करना है, आपको बताना है कौन सा मेथड जो है वो बच्चों के लिए सही है और कौन सा मेथड जो बच्चों के लिए सही नहीं है। तो डीमेरिट्स की बात करते हैं। तो डीमेरिट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। अब यहाँ पर डीमेरिट्स जब आ जाते हैं हमारे सामने, तो डीमेरिट्स क्या होते हैं जो कि बच्चों के लिए सही नहीं है। तो गलतियाँ, सबसे पहली जो गलती है वो ये है, ये ओनली टीचर सेंटर्ड है। जैसे कि मैंने बताया कि ये टीचर सेंटर्ड है, ये ओनली टीचर सेंटर्ड है, जो कि एक डीमेरिट्स है इसके लिए। और दूसरी बात ये है कि ये पैसिव है, ये पैसिव है, एक्टिव नहीं है। यहाँ पर मैंने एक आपके सिंबल के माध्यम से मैंने जैसे पी लिख दिया है कि ये पैसिव है, एक्टिव नहीं है। तो उसके साथ ही ये लर्निंग बाय डूइंग को नहीं मानता, लर्निंग बाय डूइंग को नहीं मानता, ये लर्निंग बाय डूइंग को नहीं मानता
कि खुद से बच्चा कर सकता है, ये चीज़ को नहीं मानता, अगेंस्ट होता है इसके। तो यहाँ पर हम क्रॉस डाल देते हैं यहाँ पर, जैसे कि लर्निंग बाय डूइंग के खिलाफ है। तो यहाँ पर ये कहता है कि लर्निंग बाय डूइंग जो है वो सही नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये बोरिंग है। देखो बोरिंग इसीलिए हो जाता है क्योंकि देखो यहाँ पर टीचर सेंटर्ड है, टीचर जो है वो लेक्चर दे जा रहा है, कोई स्टूडेंट सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, उसको किसी से नहीं मतलब, उसको अपनी टाइमिंग पर मतलब है, अपने लेसन पर मतलब है, जो वो पढ़ाना चाहता है बच्चों को उन पर वो ध्यान देता है, सिर्फ उन पर, ना कि उन बच्चों पर कि जो समझ नहीं पा रहे उनको मैं कैसे हैंडल करूँ, ये चीज़ें वहाँ पर नहीं की जाती। तो जाहिर है वो बोरिंग क्लास हो जाती है। तो यहाँ पर हमने बात की थी लेक्चर मेथड की और उसके डीमेरिट्स की। तो आप वीडियो को पॉज कर इसको नोट भी कर सकते हैं। हाँ, खुद से आप अगर नोट्स तैयार करोगे आपके लिए सबसे अच्छी बात होगी। तो ये भी पैसिव निकला। अब ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड देखो, ये सुनने में ही ऐसा लग रहा है जैसे कि डेमो की बात कर रहे हैं। और डेमो क्या होता है? डेमो किसी चीज़ को किसी के सामने पेश करना। डेमोन्स्ट्रेशन जो मेथड है ये एक एक्टिव मेथड है। वो कैसे, अभी मैं आपको समझाता हूँ। तो आप ध्यान से अगर देखोगे, अगर समझोगे, तो जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है वहाँ पर हम प्रोजेक्ट की तरह कोई प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। देखो, मैं एक सोलर सिस्टम का जो मॉडल तैयार करता हूँ, उसके बाद मैं अपने टीचर्स के सामने उसको पेश करता हूँ। उसके बाद मैं उसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। डेमो देना ही डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की तरह है। किसी भी चीज़ का डेमो लेना देना डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को यूज़ करता है। यानी कि ये एक एक्टिव है क्योंकि यहाँ पर बच्चा खुद से ही अपनी चीज़ों को क्रिएट करता है, बनाता है और वो सीखता भी खुद से है, वो टीचर की हेल्प नहीं लेता। तो यहाँ पर ये एक्टिव हो जाता है। तो देखो, यहाँ पर हम दोनों ही चीज़ों को कर रहे हैं, जहाँ पर इसको लिख लेना प्रदर्शन भी कहते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो प्रदर्शन करना, किसी के सामने डेमो दिखाना, वो चीज़ हो जाती है। सोलर सिस्टम जो है वो इसका एक माध्यम है, या फिर अर्थ की बात करें या फिर सोलर सिस्टम की। ये सोलर सिस्टम का मैंने एक मॉडल बनाया है। देखो, मैंने एक मॉडल बनाया सोलर सिस्टम का, तो मैं उसके जो बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो ये हमारा वैसे तो फोर्थ जो मेथड है, जहाँ पर ये भी एक एक्टिव मेथड है। तो ए हो जाता है। आप इसको नोट कर लेना साइड पे, वैसे जैसे मैंने लिखा है वहाँ पर नोट करके आप भी एक्टिव और पैसिव को ध्यान में रखना, क्योंकि हमारे जो आंसर्स हैं वहाँ पर हमें एक्टिव को ही चूज़ करना है। देखो, पैसिव को कभी मत चूज़ करना, लेकिन हाँ, आपको नॉलेज होनी चाहिए भी कौन सा मेथड किसके लिए यूज़ की जा रहा है। तो यहाँ पर ये होने के बाद हमारा जो फिफ्थ जो मेथड है उसके बारे में बात करते हैं। तो वीडियो में थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड वीडियो भी लग सकती है, क्योंकि देखो, ज़्यादा बात करने से अच्छा है कि टॉपिक पर बात की जाए। फिफ्थ मेथड जो है वो है ट्यूटोरियल मेथड। अब ट्यूटोरियल क्या होता है? देखो, यूट्यूब वीडियोस देखते हो ना, यूट्यूब वीडियोस देखते हो तो वहाँ पर ट्यूटोरियल कभी कभी आप देखते हो। ट्यूटोरियल किस लिए होता है? ट्यूटोरियल मेथड ये होता है कि आप कोई चीज़ बाय करने जाते हो, जैसे कि मैंने एक कैमरा जो है वो बाय करना है, उसके लिए मैं सबसे पहले यूट्यूब पर सर्च करता हूँ कैमरे के बारे में। तो वहाँ पर मैं कितने ही ट्यूटोरियल देखता हूँ, उनकी डिटेल देखता हूँ, हाँ ये अच्छा है, फिर ही मैं खरीदता हूँ। तो ट्यूटोरियल मेथड जो है वो इसके लिए यूज़ होता है, सीधी सी बात है। तो सभी जो मेथड है वो सही हैं, और ट्यूटोरियल मेथड जो है वो भी एक ऐसा मेथड है। देखो, इसमें एक और नई चीज़ हो जाती है। अब ये होमोजीनियस ग्रुप, ये ग्रुप में किया जाता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अभी आपको ये चीज़ बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए कि होमोजीनियस क्या होते हैं और हेट्रोजीनियस क्या होते हैं। होमोजीनियस और होमोजीनियस ग्रुप और हेट्रोजीनियस ग्रुप। देखो, होमोजीनियस ग्रुप होते हैं जो कि एक जैसे ही होते हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं होता, एक जैसे ही बच्चे होते हैं उनका ग्रुप बना देना। और हेट्रोजीनियस ये होता है, हाँ ये ट्रायंगल है, ये अलग है और ये अलग है, ऐसे बच्चों का ग्रुप बना देना जो कि बिल्कुल ही अलग अलग हैं, अलग अलग सोच रखते हैं। हाँ, इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन वाले भी आ सकते हैं, जिनको हम विकलांग कहते हैं, या फिर ज़रूरतें होती हैं जिनकी, वो वाले बच्चे। तो देखो, हेट्रोजीनियस में अलग अलग बच्चे और होमोजीनियस में एक जैसे ही बच्चे, इनके ग्रुप बना दिए जाते हैं। और ट्यूटोरियल मेथड में यही यूज़ होता है कि उनको किसी चीज़ के बारे में बताना होता है डिटेल में, वो ग्रुप में करते हैं। तो यहाँ पर ग्रुपिंग होती है, यहाँ पर ग्रुप में वर्क किया जाता है। और ग्रुप की बात करें
तो आप नोट कर लेना। वैसे ये राइटिंग भी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर आपको शायद से समझ नहीं लग रही होगी, फिर भी ये ग्रुप में यूज़ किया जाता है जो मेथड है। तो जो चीज़ ग्रुप में यूज़ की जा रही है वो एक एक्टिव मेथड है, तो यहाँ पर इसको ऐसे भी पहचान सकते हो, ये भी एक्टिव मेथड है। तो अब ट्यूटोरियल मेथड की बात करने के बाद हम बात करेंगे हमारे 6 मेथड के बारे में, जो कि क्वेश्चन आंसर मेथड है। तो ये सिंपल है, जो क्वेश्चन आंसर मेथड है वहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये भी एक एक्टिव मेथड में ही आता है। जो मेथड है ज़रूरी है, क्योंकि देखो अगर आप फीडबैक नहीं लोगे तो आपको कैसे ही मालूम होगा कि आपके स्टूडेंट्स क्या सीख रहे हैं। जो क्वेश्चन आंसर मेथड है वो साइकोलॉजिस्ट है जिसका नाम सुकरात है। सुकरात है जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, वो उन्होंने ये जो थ्योरी थी वो दी है। अब ये थ्योरी जो थी क्वेश्चन आंसर मेथड की, ये सुकरात ने दी थी। तो ये चीज़ भी आपको लिखना चाहिए, आपको नोट करना चाहिए सुकरात। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसका हिंदी में नाम है सुकरात। पढ़ सकते हो आप, नोट भी कर सकते हो यहाँ पर। और ये स है और सुकरात इसका नाम है। ये साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने ये मेथड दिया था, और इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर मेथड क्या होता है आप भी जानते हो, जहाँ पर हम बच्चों से क्वेश्चन आंसर पुट करते हैं और देखते हैं कि उनको कितनी नॉलेज है। या फिर जब मैं क्लास में आता हूँ, मानिए मैं एक टीचर हूँ, मैं क्लास में आकर ये पहले जानना चाहता हूँ कि बच्चों को क्या मालूम है, जो मालूम है उसके बारे में जानना चाहूँगा, और क्या नहीं मालूम है उसके बारे में भी जानना चाहूँगा। फिर ही मैं अपना एक अलग से कोई मेथड यूज़ करूँगा। मेथड यूज़ करने से पहले भी हमें ये जानना चाहिए कि बच्चों को क्या नॉलेज है और क्या नॉलेज नहीं है, ये चीज़ भी होती है। तो हाँ, आपने अपनी क्लास में भी कई बार किया होगा, जैसे कि अगर मैं बीएड वाले बच्चों की बात करूँ तो वहाँ पर भी आपका जो ऐसा कई बार असाइनमेंट्स में भी हो चुका होगा या प्रैक्टिकल्स में भी। अब ये भी एक्टिव मेथड है। देखो ये एक्टिव मेथड यहाँ पर जब बच्चों को ध्यान में रखकर जो कोई बात की जाती है वो एक्टिव में आ जाता है। अब डिस्कशन मेथड, अब ये डिस्कशन मेथड क्या है, तो देखो सुनने में ही लग रहा है डिस्कस करना किसी चीज़ के बारे में। तो डिस्कशन मेथड जो है वो भी एक एक्टिव मेथड है, जहाँ पर देखो बच्चा एक्टिव दिख रहा है तो उसे हम एक्टिव मेथड ही कहेंगे। तो जहाँ पर आपके सामने ज़्यादातर जो मेथड है वो एक्टिव है। पैसिव कोई मेथड है जो कि पैसिव है, क्योंकि जो चाइल्ड सेंटर्ड है वो एक्टिव है, जो चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है वो पैसिव है। तो डिस्कशन मेथड जो है वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहाँ पर ओपन एंडेड क्वेश्चन जहाँ पर होते हैं। अब ये ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, देखो ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जहाँ पर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछते हो, जहाँ पर आप एक क्वेश्चन का एक ही आंसर नहीं, एक क्वेश्चन का मल्टीपल वेज आंसर दे सकते हो। आंसर जो है वो सही ही होगा, लेकिन आप मल्टीपल तरीके से दे सकते हो। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में अगर आपने सुना होगा तो वहाँ पर क्या होता है कि हम एक आंसर होता है जो कि 1 नंबर का होता है, उसका सिर्फ एक आंसर ही दे सकते हैं, यानी क्वेश्चन 1 होता है, आंसर भी 1 देंगे। और उसके बजाय जो कुछ होते हैं ना, जैसे कि 6 नंबर का जो होता है 7 नंबर का होता है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं अपना, जहाँ पर हम कितना ही लंबा करके लिखते हैं, तो वो चीज़ हो जाती है। वैसे तो आपको ये समझाना था कि एक ही आंसर होगा, तो वो जो चीज़ होगी वो चीज़ क्लोज एंडेड होगी। जब आपके पास मल्टीपल आंसर्स हैं तो आप जो हैं वो ओपन एंडेड होंगे, यानी कि खुले दिमाग से कोई भी सोल्यूशन ढूंढ पाएँ, तो वो चीज़ हो जाती है। हाँ, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग अगर आप नहीं जानते तो आपको जान लेना चाहिए कि जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, जब वहाँ पर यूज़ होता है क्लोज एंडेड, और जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है वहाँ पर क्रिएटिविटी होती है। तो क्रिएटिविटी में क्या होता है कि एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स होते हैं, तो ये चीज़ होती है। अब ये ओपन एंडेड होता है और लीडरशिप यूज़ होती है यहाँ पर, और बस डिस्कशन मेथड जहाँ पर हम डिस्कशन करते हैं, तो ये एक एक्टिव मेथड है। तो इसके बारे में और ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से आपको ये मेथड जो है वो एक्टिव में लिख लेना चाहिए, क्योंकि ये एक्टिव है। और ह्यूरिस्टिक मेथड जो है वो क्या है, ये भी मेथड जो है इसको अवेशन कहते हैं। जो ये मेथड है वो भी ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि जो मेथड जितने भी आपके लिए लेके आए हैं वो मेथड ज़रूरी है। ह्यूरिस्टिक मेथड
कैरेक्टरिस्टिक मेथड जो है वो, अब इसके बारे में अगर बात करें तो ये जो मेथड था वो जिन्होंने दिया था उनका नाम W.H. आर्मस्ट्रॉन्ग था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखो जो चीज़ मैं कहता हूँ आपको नोट करने के लिए आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है वो नोट करना। ये जो थ्योरी थी, मेथड था वो जो है वो इन्होंने दिया था W.H. आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी कि शॉर्ट नाम बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे नाम कुछ होते हैं जो कि लॉन्ग होते हैं, आपको समझने में या फिर याद रखने में आपको दिक्कत आती है, तो आप शॉर्ट में याद रख सकते हो W.H. आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ठीक है, ये हेल बाई आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो आपके लिए आसान है। और एक बात और कि ये हाइपोथेसिस की तरह यूज़ होते हैं। हाइपोथेसिस ये होती है जहाँ पर बच्चा कल्पनाएं करता है। हाइपोथेसिस की अगर बात करें तो यहाँ पर हाइपोथेसिस जिसे कल्पनाएं कहते हैं, बच्चा कल्पनाओं के माध्यम से समझता है। तो देखो मैंने मेरे ख्याल से ऐसी चीज़ आपके सामने पहले भी बताई है, क्वेश्चन में भी आ चुका है। तो देखो जहाँ पर मैं मैथ में अगर यूज़ करूँ तो मैं ये मानता हूँ कि इस नंबर की वैल्यू x हो सकती है या फिर इस नंबर की वैल्यू x हो सकती है। किसी भी नंबर की वैल्यू जो है वो अगर नहीं है, फाइंड करनी है, तो उसको x मान के चलते हैं या फिर 1 मान के चलते हैं या फिर x मान के चलते हैं। वो एक कल्पना होती है। कल्पना करना या फिर जैसे कि अपने माइंड में सोचना किसी चीज़ के बारे में जो अभी तक हुई नहीं है उसके बारे में सोचना, तो ये चीज़ें यहाँ पर यूज़ होती हैं। कल्पना करना, हाइपोथेसिस, ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पर ये मेथड यूज़ होता है। तो देखो एक चीज़ और, इसे प्रॉब्लम पोजिंग मेथड भी कहा जाता है। प्रॉब्लम पोजिंग मेथड भी कहा जाता है। और एक बात और ये जो साइकोलॉजिस्ट थे पोलैन एंड डंकर जो थे वो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस जो मेथड को एक और नाम दिया था जो कि बिल्कुल सिंपल है, जिसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। हाँ, अब आप समझ चुके होंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जिनको हम हाइपोथेसिस से ही सॉल्व करते हैं, समझते हैं। इन्होंने इसका नाम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कहा है। और सिंपल सी बात है, ये ह्यूरिस्टिक मेथड जो है वो ज़रूरी है आपके लिए। सबसे पहली बात, W.H. आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो ये मेथड को दिया था, ये मेथड उनका था। हाइपोथेसिस इसमें यूज़ होती है क्योंकि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम पोजिंग भी इसे कहा जाता है। पोलैन एंड डंकर जो थे साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसका एक नाम दिया था जिसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कहते हैं या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। सिंपल सी बात, जो ईड था वो आपके सामने अभी मैंने बता दिया है। और उसके बाद हम 9th की जब बात करते हैं डिस्कवरी मेथड, वो आसान है। देखो डिस्कवरी मेथड जो है वहाँ पर हम डिस्कवरी करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कवरी करते हैं, तो ये भी एक एक्टिव है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये प्रॉब्लम जो सॉल्विंग है ये प्रॉब्लम वो खुद से सॉल्व करते हैं, तो वो एक्टिव हो जाता है डिस्कवरी मेथड जो 9th मेथड है। तो आई होप आपको वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, क्योंकि जैसे कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मुझे नहीं मालूम वीडियो लंबी हो गई है या नहीं। तो देखो अगर आपके पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है तो आपको ये मेथड समझना ज़रूरी है कि आप जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दे पाएँ। और ये जो मेथड है, जैसे कि मैं बात करूं कि डिस्कवरी मेथड, किसी चीज़ की डिस्कवरी करना, जैसे कि कोई भी चीज़, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। यहाँ पर अगर मैं डिस्कवरी मेथड को यहाँ पर बिना लिखे भी आपके सामने मैं बता सकता हूँ। डिस्कवरी मेथड, मैं एक टीचर हूँ और मैंने आपको कहा है, आपको एक साइकोलॉजिस्ट का नाम बताया है पियाजे, और आपको उसके बारे में नॉलेज इकट्ठी करनी है। उसका बर्थ कहाँ हुआ था, उनकी क्या थ्योरी थी, उन्होंने कौन सी स्टेजेस दी हैं, और उनके कौन कौन से जो फ्रेंड्स थे। और मान लीजिए ये चीज़ मैं आपको दी है और आप उस पर डिस्कवरी करते हो, आप ढूंढते हो इंटरनेट पर और बुक्स को रीड कर डिस्कवरी करते हो, तो आप खुद से करते हो। डिस्कवरी मेथड ऐसे ही होता है, किसी चीज़ के बारे में डिस्कवरी करनी।
मैंने आपको कोई प्लांट के बारे में बताया और आप उसकी खोज में निकल गए, खोज करने लगे हो, तो उसे ही हम डिस्कवरी मेथड कहते हैं। जहाँ पर खोज करना, इन चीज़ों को हम डिस्कवरी में मानते हैं। तो डिस्कवरी मेथड भी एक एक्टिव मेथड है जहाँ पर टीचर बता देता है लेकिन बच्चे को खुद से ही करना पड़ता है सब कुछ। एक्टिव मेथड है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7 मेथड जो थे वो तो एक्टिव निकले, लेकिन 2 मेथड थे जहाँ पर वो टीचर सेंटर नहीं, वो चाइल्ड सेंटर। यहाँ पर ये जो था टेक्स्ट बुक ये था वैसे। और लास्ट जो है वो है प्रोजेक्ट मेथड। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है प्रोजेक्ट मेथड क्या है, लेकिन फिर भी ज़रूरी है तो आपके सामने हम कवर करते हैं। 10th मेथड जो कि हमारी वीडियो का लास्ट है, और आपको बधाई हो कि आप लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहे, इन मेथड्स को नोट करते रहे। और ये चीज़ है कि यहाँ पर अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप खुद से भी इनको सर्च कर सकते हो। ये मेथड्स कितने अच्छे हैं, इनका नाम भी गूगल पर सर्च करके आप इनके बारे में और नॉलेज ले सकते हो। अब ये साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे जिन्होंने ये मेथड दिया था, उनका नाम भी WH यानी कि उनके भाई हो सकते हैं मेरे ख्याल से। ये कल्प्रिट हैं, किलपैट्रिक उनका नाम है। जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उनका नाम है किलपैट्रिक, WH किलपैट्रिक उनका नाम है, जिन्होंने प्रोजेक्ट मेथड दिया था। और उसके बाद अगर बात करें तो और चीज़ें हैं कि ये ग्रुप वर्क में काम करता है। देखो यार सीधी सी बात है, ग्रुप वर्क होता है यहाँ पर, ग्रुप में बच्चे काम करते हैं और इसे प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की अगर बात करें तो ये जॉन ड्यूई थे। जॉन ड्यूई जो थे उन्होंने ही प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात की, उनकी थ्योरी है। और उन्होंने ही प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव स्कूल्स खोले जहाँ पर। और आज की इस वीडियो का यहाँ पर एंड करते हैं, क्योंकि देखो ये जो मेथड थे ये ज़रूरी हैं। अगर आप एक टीचर हो तो आपको ये भी होगा पता, मालूम होगा कि आपको कौन से मेथड से बच्चों को टीच कराना है, कौन से मेथड बच्चों के लिए ज़रूरी हैं और कौन से मेथड बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर एक्टिव और पैसिव की मैं बात करता हूँ, जहाँ पर जो मेथड हैं उनके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको इन मेथड्स के बारे में नॉलेज है तो आप अच्छे से समझ पाएंगे किसी भी क्वेश्चन को, क्योंकि जहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन होता है वो सिर्फ चाइल्ड सेंटर्ड होता है और वहाँ पर हमें समझना होता है कि हम बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं, और जब बच्चा किसी सिचुएशन में फंस जाए और उसको कैसे निकालें। अगर वो बच्चा फंसा हुआ है तो किस मेथड से उसे समझाएं। अगर वो स्टडी में नहीं ध्यान देता तो कौन सा मेथड यूज़ करें जहाँ पर वो अच्छे से समझ पाए। ये मेथड आपके लिए ज़रूरी थे। और आज की वीडियो आपके लिए अच्छी रही होगी, क्योंकि आपको जब भी कोई नई नॉलेज मिलती है तो आपका जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ होता है, आप समझ पाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और चैनल पर नए हो तो हमारी वीडियोस को ज़रूर देखना। प्लेलिस्ट मैराथन चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जहां पर हमने पिछले टॉपिक पर बात करनी थी जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट है। मिलेंगे नई वीडियो में, तो ध्यान रखिएगा।